हेलो फ्रेंड, यूसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 2 में। आज का टॉपिक है हमारा क्या, कब, कहां और कैसे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्या करें, एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलेगा और आप क्या कीजिएगा उस अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने अपने अतीत के बारे में सीखा, यानी हमने अपने अतीत के बारे में जाना कि हमारा अतीत कैसा था। यानी अतीत का अर्थ होता है यानी अपने जीवन के पीछे, यानी जो पीछे घटना घटित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। अतीत से ही हमारा क्या होता है, इतिहास बनता है, यानी जो हमारा पीछे की घटना लिख दी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आखिर जो हमारा अतीत था तो हमने क्या चीज का खोज किया, वो कब खोज किया और कहां से खोज किया और कैसे खोज किया, उसके बारे में हम लोग एक एक कर बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा ये था, हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि हजारों साल पहले क्या हुआ ये कैसे पता लगाएंगे। यानी हम लोग एक दिन या 2 दिन का न्यूज, यानी एक दिन या 2 दिन की बात हो तो हम लोग न्यूज या टेलीविजन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उस बात को जानकारी हासिल कर लेते हैं। चाहे वो अगर कोई बात हो तो या 1 साल या 2 साल वाली बात हो तो हम अपने से बड़े से या किसी दूसरे के माध्यम से क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। लेकिन अगर वही बात 10 साल या 20 साल पुरानी हो तो हम अपने दादा दादी या किसी गार्जियन से क्या करते हैं, उस बात को जानकारी हासिल करने के लिए उससे मदद करते हैं, उनसे मदद लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर उस समय क्या था, वहां पर वो ये जो यहाँ पर जो आविष्कार हुआ है ये कैसे हुआ है, ये मंदिर बना है तो कैसे बना है, इसको किसने बनाया है। यानी हम लोग उसके बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, उत्सुक होते हैं और यह जानकारी हमें हासिल करने में क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है, यानी मजा लगता है कि हम इसको जानने में क्या करें, अपना उत्सुकता दिखाते हैं। तो सेम कंडीशन है हमारा यहाँ पर भी। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अतीत था, जो हम लोग यहाँ पर इस रूप में देख रहे हैं, यानी हम लोग इस मनुष्य रूपी जीवन जी रहे हैं, ये वास्तव में ऐसा जीवन नहीं था। क्या था बाबू, ये जो आप हम लोग यहाँ पर जो अपना स्वतंत्र रूप से मनुष्य रूपी जीवन जी रहे हैं, ये वास्तव में ऐसा नहीं था। यानी 30-40 हजार वर्ष पहले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा था, एक चिंपांजी की तरह, एक बनर की भांति हम लोग क्या करते थे, जंगलों में भटकते थे। यानी जंगल में कभी इधर से उधर क्या उछल पुछल करते थे और हमारा जीवन उस जंगल में ही क्या होता था, व्यतीत होता था। लेकिन उस हमें यानी जो हमारा जीवन था, जो वो आदि मानव थे, तो उनमें धीरे धीरे प्रवृत्ति जगी, यानी उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुआ और उन्होंने अपने जीवन को यहाँ तक, यानी जो हमारा अतीत थे और अतीत से यहाँ यानी वर्तमान में लाने में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो हम देखेंगे कि हजारों साल पहले जो हमारे ये मनुष्य रूपी जीवन है यह ऐसा नहीं था। क्या था बाबू, यह ऐसा नहीं था। हमें धीरे धीरे प्रवृत्ति जगी, यानी हमें धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजिंग हुआ। हमने जो आदि मानव के जीवन जी रहे थे, जो इधर से उधर जंगल में भटक रहे थे, तो एक समय ऐसा हुआ कि हमें क्या हुआ, हमारे जीवन में प्रवृत्ति में बदलाव आया, हमने उसमें क्या हुआ, चेंजिंग हुआ। यानी मान लीजिए कि जो आदि मानव होते थे तो उनमें क्या हुआ कि एक बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने पहले क्या कर रहे थे, कच्चा मांस खा रहे थे, यानी उनका मुख्य जीविका का आधार क्या था, शिकार करना। जो आदि मानव होते थे उनका मुख्य जीविका का आधार क्या था बाबू, शिकार करना। यानी कोई जीव को वो मारकर क्या कर लेते थे, खा लेते थे और उनसे जो चमड़ा होता था, उनकी जो छाल होती थी, तो उनको क्या कर लेते थे, वो अपना स्तन ढकने में काम करते थे। यानी उनका यही उनका काम था कि वो किसी जीव को शिकार करेंगे और वो अपना आहार के रूप में वहां पर ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे उनका कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद उनमें क्या हुई कि अचानक आग लग गई। आग लगने से क्या हुआ कि वो जो जीव थे, यानी उस जंगल में जो जीव थे वो मर गए। तो जब मर गए तो वो मरे हुए जीव को, यानी वो तो आग के कारण उसमें मर गए थे, तो मरे हुए जीव को उन्होंने खा लिया। तो उस कच्चे मांस की अपेक्षा वो मरा हुआ जीव जो पका हुआ था वो उन्हें स्वादिष्ट लगा। तो इस तरह उन्होंने कच्चा मांस, यानी उस समय से कच्चा मांस खाना छोड़ दिया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि कच्चा मांस की अपेक्षा जो हमारा ये पक्का मांस है वो क्या लग रहा है, अच्छी स्वादिष्ट लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि उन्होंने कब छोड़ा, तो जो ये पूरा जो पूर्व ऐतिहासिक काल है, तो उन्होंने पूर्व ऐतिहासिक काल में आग जलाना सीख लिया। यानी जो आग लगी थी तो उन्होंने देखा कि आखिर ये आग लगी कैसे, यानी ये आग हो ना हो ये आग लगी कैसे। तो जो भूस्खलन हुआ था, यानी आंधी के कारण एक दूसरे में पत्थर टकराए हुए थे, जिससे क्या हुआ था, वहां पर आग लगा था। तो आग लगने से क्या हुआ था कि वहां के जीव जो थे मर गए थे। तो उन्होंने भी एक आग का आविष्कार कर लिया, यानी एक पत्थर को दूसरे पत्थर से लगाया तो चिंगारी जली। तो उन्होंने क्या कर लिया, आग का आविष्कार कर लिया। और आग का आविष्कार कर लिया, जिस दिन से वो उसने आग का आविष्कार कर लिया, उस दिन से उन्होंने पक्का मांस ही खाना शुरू कर दिया। कच्चा मांस को कभी खाते ही नहीं थे, क्योंकि वो कच्चा मांस क्या था, पक्के मांस की अपेक्षा वो अच्छा नहीं था। और जब ये पक्का मांस खाने लगे तो भला कच्चा मांस क्यों खाएंगे। तो उन्होंने आग जब आविष्कार कर लिया तो उसके बाद से वो हमेशा के लिए पक्का मांस ही खाने लगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उनके क्या हुआ, उनके रंग रूप, उनके व्यवहार में उनमें क्या हुआ, चेंजिंग हुआ। उसके बाद से कुछ समय बीता तो उन्होंने पहिया का भी आविष्कार कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से यानी इस जगह से दूसरे जगह जाने में और शिकार को ढोने में क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता था, यानी वहां से यहाँ उठा कर लाने में बहुत उनको तकलीफ महसूस हो रही थी। तो उन्होंने हो ना हो पहिया का आविष्कार कर लिया। तो ये भी पहिया का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। उसके बाद से हम लोग जानेंगे, हमारा अगला पॉइंट है कि दिया हुआ है कि अध्ययन का काल कैसे निर्धारण करें। यानी हमारा अध्ययन का काल जो है, यानी जो हमारा अतीत है, इसको हम यानी अतीत से लेकर वर्तमान तक ये अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पर दिया हुआ है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण की इतिहास का विषय है। यानी जो भी हमारा अतीत था, यानी जो भी हमारे पिछली घटना थी और उससे लेकर अभी तक जो हमारे घटना का क्रम है के क्रमानुसार निर्धारण किया गया है। और इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे आसानी से अध्ययन करने के लिए 3 कालखंडों में बांटा गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए बाबू, यहाँ से फैक्ट एक निकल रहा है, यानी यहाँ से आप एक बिंदु लिखिएगा कि अगर इतिहास को अध्ययन के लिए 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है बाबू, यानी 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक हमारा है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। यानी जो हमारा प्राचीन काल है तो उसमें क्या होता था, यानी अब हम लोग प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि मानव जाति का आरंभिक क्रियाकलाप 8वीं शताब्दी से पूर्वाध, यानी 8वीं शताब्दी से पूर्वाध तक निर्धारित किया गया था। अब आपके माइंड में ये बात आती होगी कि 8वीं शताब्दी के पूर्वाध बोल रहा है, यानी प्रारंभिक समय से लेकर, यानी जो मनुष्य का जो आदि मानव का जीवन था, यानी वहां से लेकर 8वीं शताब्दी तक जीवन काल को हम लोग किसमें रख रहे हैं, प्राचीन काल में। यानी प्राचीन काल को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन था? सॉरी, इतिहास को हम लोगों ने 3 कालखंडों में बांटा है। कौन कौन? एक प्राचीन काल, एक मध्यकालीन काल और एक आधुनिक काल। तो प्राचीन काल का समय कितना है, यानी आरंभिक क्रियाकलाप, यानी जब मनुष्य का आरंभिक क्रियाकलाप चल रहा था, तो वहां से लेकर यानी 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ले। तो 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब क्या है, यानी 750 ईस्वी तक। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहां तक क्या किया गया बाबू, निर्धारित किया गया। उसके बाद से देखेंगे कि इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी जो इसके आरंभिक चरण की घटना थी, उस घटना को हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम देख रहे हैं क्योंकि उस काल में घटना का कोई लिखित विवरण नहीं था। एक आपसे पूछा जाए कि जो आरंभिक चरण था उसको पूर्व ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, तो आप लिखिएगा कि जो प्राचीन काल के पूर्व ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर यानी उस समय कोई लिखित घटना नहीं थी, यानी वहां पर जो घटना घट रही थी तो उसे लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो उस काल को हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ कि जो मनुष्य थे तो उन्होंने पूर्व ऐतिहासिक काल में, यानी जो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं हम, तो जो पूर्व ऐतिहासिक काल की घटना घट रही थी तो उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा था जी, यानी आग जलाना सीखा था। क्या बाबू, यानी उन्होंने सबसे पहले क्या खोजा था, आग का आविष्कार किया था, यानी आग खोजा था। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं
कि उन्होंने पहिया का भी उपयोग किया था, यानी पहिया का भी उन्होंने उपयोग करना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि माल को ढोने के लिए, यानी सामान को ढोने के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपको आपके ऊपर 1 क्विंटल का वजन रख दिया जाए और कहा जाए कि लेकर जाइए, तो आप जा सकते हैं? नहीं ना जा सकते हैं। और वही 1 क्विंटल का बोझा एक पहिया पर या 2 पहिया पर उसके सहारे यानी उस पर रख कर कहा जाए कि खींच कर ले जाइए, तो आप आसानी से उस 1 क्विंटल को भार को लेकर जा सकते हैं। सेम कंडीशन उनमें भी जगी, यानी उनके दिमाग में ये एक बात आई कि क्यों ना हम पहिया का आविष्कार कर, यानी हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमें माल ढोने में, यानी शिकार जो हम लोग कर रहे हैं, बड़ा जो हाथी मार दे रहे, यानी उसको तो ये समझ में नहीं था कि हमें कौन सा शिकार करना है, कौन सा शिकार नहीं करना है। तो जितना बड़ा मिल जाए, यानी कि हम लोग अधिक से अधिक खा लें, तो कभी हाथी को ही मार दिए, कभी भैंसा को ही मार दिए। तो उतना जानवर को टांग कर लाने में उनको क्या हो रही थी? तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि लकड़ी को सिल्ली को ढका देने से क्या हो रहा है कि उसमें डुगरन हो रहा है, यानी वो डुगुर कर चल रहा है, और हम लोग आसानी से उस लकड़ी को क्या कर रहे हैं? टेल कर अपने जगह पर, अपने आवास पर ला दे रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये गोल चीज है, यानी ये एक गोल लकड़ी का सिल्ली है, जो क्या हो रहा है कि धक्का देने से ये चल रहा है। तो हम लोग भी क्यों नहीं एक गोल काट कर और उसमें छेद कर इसमें लगाकर और उस पर कुछ सामान लेकर चले, तो वो भी आसानी से चलेगा। तो उनमें ये जगी कब? पूरा पाषाण काल में, यानी पूरा पाषाण काल में पहिया का आविष्कार उन्होंने किया, और उस समय से वो अपने शरीर पर न रखकर उस पहिया के माध्यम से गाड़ी बनाया, यानी वो अपने हाथ से पहले खींचने वाली गाड़ी बनाए। उसके बाद से फिर उनके माइंड जगी और उनके में थोड़ा विकास हुआ, तब उन्होंने क्या किया? बैलगाड़ी या टमटम का विकास हुआ। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कर लिया कि पहिया का भी आविष्कार कर लिया और पहिया से माल ढोने यानी सामान ढोने के काम कर लिया। उसके बाद से देख रहे हैं कि प्राचीन काल में यानी पूरा पाषाण काल में खेती एवं पशुपालन सीखा। उन्होंने जब देखा कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि ये जब जीव की कमी हो रही थी, यानी शिकार जब कर रहे थे तो जीव की कमी हो रही है, तो जीव की कमी हो रही है, तो उनमें तो ये ज्ञान था नहीं, कृषि का ज्ञान था नहीं। तो जो खाए हुए थे, आप देखे होंगे ना बंदर को, तो बंदर का ही सेम कंडीशन हम लोग का भी था, यानी जो आदि मानव थे वो किसका रूप है? चिंपांजी का रूप है। तो उन्होंने बंदर क्या करता है, यानी आधा खाता है आधा बिक देता है, आधा खाता है आधा बिक देता है, यानी उसमें जितना खाया और बिक दिया। यानी तो जब देखे कि जो बीज खाए, जो फल खाए हुए थे, तो उन्हीं से क्या हो रहा है जी? उन्हीं से क्या हो रहा है? यानी उन्हीं से सेम फल निकल रहा है, यानी पौधा तैयार हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि अरे इस बीज से क्या हो रहा है कि फल तैयार हो रहा है, इनसे जो हम लोग खा रहे हैं वही मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि खेती करना आरंभ कर दिया, कि अब उन्होंने बीज को इकट्ठा कर खेती करने लगे। खेती का विकास भी उन्हें कब जगह? पूरा पाषाण काल में। उसके बाद से पशुपालन सीखा, यानी पशुपालन सीखा। तो पशुपालन कैसे सीखा? वो तो सभी जीव को मार रहे थे, तो उनके लिए पशु यानी पशु उसे कौन बनाए, वह कौन से जानवर को पशु बनाए? तो उन्होंने सबसे पहले कुत्ता को पशु बनाया, यानी कुत्ता को पालतू बनाया। क्योंकि देखिएगा, कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो मनुष्य का इर्द गिर्द घूमता है, यानी मनुष्य के आसपास ही रहता है। एक इसे महसूस कीजिएगा, इसे अनुभव कीजिएगा कि एक कुत्ता ही ऐसा जानवर है कि वह क्या है जी? वो मतलब मनुष्य जाति से यानी आदमी से वो क्या होता है? लगाव रहता है, उसको लगाव रखता है। तो इन्होंने देखा कि जो ये कुत्ता है, यानी उस पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं, तो पूरा पाषाण में जो आदि मानव थे, तो उन्होंने जब शिकार करने जा रहे थे, तो उनको यानी शिकार करने गए तो कोई जानवर उन पर ही अटैक कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो हमारे पीछे ये कुत्ता था, तो इन्होंने हमारे बचाव में क्या किया? उस पर वार कर दिया। तो उनमें ये दिमाग में बात जगी कि क्यों ना हम इस जानवर को पालतू बना ले, इसका शिकार न करें। तो उस समय से उन्होंने कुत्ता को पालतू बना लिया, यानी कुत्ता को क्या कर लिया? अब पालतू बना लिया। क्योंकि कुत्ता क्या है जी? वफादार जानवर है, वो अपने मालिक को हमेशा सेवा करता है। तो उन्होंने यानी देखा कि ये कुत्ता जो है ये मेरा बचाव कर रहा है, मुझे संरक्षण दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उस कुत्ता को पालतू बना लिया और अब कुत्ता को शिकार करना बंद कर दिए और दूसरे जीव को शिकार करना आरंभ कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पशुपालन में पहले कुत्ता को उन्होंने पालतू बनाया, उसके बाद से अन्य जानवरों को भी उन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से देख रहे हैं कि गांव कस्बों यानी जब
खेती होने लगा तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ गांव का यानी छोटा छोटा कस्बों का भी विकास होने लगा है। यानी छोटे छोटे टोली, यानी जैसे मान लीजिए 50 आदमी 30 आदमी का टोली बनने लगा। टोली बनते बनते क्या हुआ, एक नगर का विकास होने लगा। नगर से क्या हुआ जी, शहर का विकास होने लगा। तो ये सारी घटना थी हमारे कहां तक, प्राचीन काल तक। तो प्राचीन काल में हमने एक लाइन में हम लोग रिवीजन करेंगे कि प्राचीन काल में हम लोगों ने क्या सीखा कि प्राचीन काल के जो हमारे अतीत था वो कैसा था जी। तो हम लोग पूर्व पाषाण काल में आग जलाना सीखे, पहिया के ज्ञान हुआ, खेती करना सीखे, कृषि करना सीखे, और उसके बाद से देखें कि जो हमारा पशु पालतू जानवर है, पालतू जानवर को हमने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। उसके बाद से जो ये कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, यानी जो आदि मानव थे उन्होंने सर्वप्रथम किस चीज का खेती की थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वो था हमारा जौ। वो हमारा क्या था बाबू, जौ या गेहूं आप कह सकते हैं। जिन्होंने ये जो आदि मानव थे वो सबसे पहले कौन सी खेती की थी, तो गेहूं या जौ की खेती की थी। ये कहाँ किए थे कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुई, यानी कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है बाबू, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ आप लिख सकते हैं इसको, मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहां पर कृषि का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्राचीन काल। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन काल, कि मध्यकाल का समय कितना था, तो 750 यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 17.5 यानी 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी 750 से लेकर 1750 ईस्वी के शासन काल को हम लोग क्या कहेंगे, मध्यकाल कहेंगे। यानी इस समय में क्या हुआ था, यानी मध्यकाल में क्या हुआ था कि देख रहे हैं कि नगर का विकास हुआ था। यानी जो हमारे प्राचीन काल में छोटे छोटे शहर का जो विकास हुआ था, अब वह छोटे छोटे शहर क्या हो गए, नगर के रूप ले लिए हैं, यानी नगर के रूप में विकास हो गया है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नगर का विकास हो गया। उसके बाद से जब नगर का विकास हो गया तो एक नगर से दूसरे नगर में क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ यानी आपके राज्य में अगर अधिक किसी चीज का उत्पादन हो जा रहा है, मान लीजिए कि चावल का ही इसका अधिक उत्पादन हो गया, तो इस राज्य से दूसरे राज्य को क्या होता था, व्यापार किया जाता था। एक नगर से दूसरे नगर में क्या होता था, व्यापार होता था कि यहाँ से चावल दूसरे राज्य में भेजा जाता था और वहां से गेहूं यानी आपके आवश्यकता के अनुसार वस्तु को लाया जाता था। तो इस तरह उस समय भी क्या होता था कि व्यापार प्रणाली प्रचलित थी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सैन्य साधन और उन्नत तकनीक का विकास हुआ। यानी मध्यकालीन भाग की बात करें तो सैन्य साधन यानी सैनिकों विकास हुआ, यानी सैनिक साम्राज्य का विकास हुआ। उन मध्यकालीन में क्या हुआ कि सैनिक अपने जो व्यापार होता था तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, यानी उसको कोई क्षति न पहुंचाए तो उसको सुरक्षित यानी उसका संरक्षण प्रदान करने के लिए सैनिक को बहाल किया जाने लगा कि एक जगह से दूसरे जगह जो माल जा रहा है इसे कोई लूटे नहीं, इसे कोई चुराए नहीं, तो इसको संरक्षण देने के लिए, इसको बचाव करने के लिए सैनिक को क्या किया जाने लगा, बहाल किया जाने लगा। और उसके बाद से देख रहे हैं उन्नत तकनीक का विकास हुआ। यानी जो हम लोगों ने प्राचीन काल में पूरा पाषाण काल में देखा था कि हम लोगों ने आग का आविष्कार किया था, पहिया का आविष्कार किया था और कृषि करना सीखा था और पशु पालन सीखा था। तो उससे अब हम लोग मध्यकालीन भाग में क्या हुआ कि उन्नत तकनीक का विकास हुआ। यानी जो हम लोग अपना खेती कुदाल से या हाथ से जोत कर करते थे, तो अब वो क्या होने लगा, उससे थोड़ा सा विकास हुआ और वह अब हल से जुताई होने लगा, थोड़ा उन्नत किस्म से खेती होने लगा। यानी उसमें क्या हुआ, यानी मध्यकालीन भाग में क्या हुआ कि उसके खेती करने में या व्यापार करने में जो साधन में हो उसमें भी क्या हुआ, बदलाव हुआ, यानी वो तकनीक का उपयोग करना सीख लिए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में अनेक साम्राज्य का गठन हुआ। तो प्राचीन काल में कोई साम्राज्य का गठन नहीं हुआ था, यानी वो लोग जो नगर का विकास हुआ था प्राचीन काल में, तो वहां पर क्या था कि एक सरदार होते थे, यानी जो उस 10 या 50 आदमी के जो मेन बुजुर्ग आदमी होते थे उन्हीं को सरदार मान लिया जाता था। यानी ये घटना कब हुई है, प्राचीन काल की। यानी प्राचीन काल में जो टोली टोली में लोग बसे हुए थे तो उसमें एक मुखिया या सरदार होते थे। लेकिन जब हम मध्यकालीन काल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि अनेक साम्राज्य का विस्तार होने लगा।
क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि नगर का विकास हो चुका था, तो उस नगर को संभालने के लिए, उस नगर पर कानून व्यवस्था चलाने के लिए, उस नगर पर उस जनता का अधिकार दिलाने के लिए क्या हुआ कि साम्राज्य का गठन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी मध्यकालीन भाग में क्या हुआ कि अनेक साम्राज्य का जन्म हुआ, जैसे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, यानी अनेक साम्राज्य क्या हुए, यहाँ पर जन्म हुए, जिसका हम लोग इसका विस्तार पूर्वक अपने अगले क्लास में करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मध्यकालीन भाग में कि अनेक साम्राज्य का क्या हुआ जी, विकास हो गया। जब अनेक साम्राज्य विकास हो गए तो उनका संरक्षण देने के लिए भी क्या हुआ, सैन्य बहाल किया गया, यानी सैनिक को बहाल किया गया कि ये साम्राज्य का हमारा क्या है, संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे, कि ताकि दूसरे साम्राज्य हमारे साम्राज्य पर आक्रमण न करे, यानी उसको हमें बचाकर रखे। तो इसके लिए उन्होंने, यानी उस समय के जो शासक होते थे क्या किए कि सैनिक बहाल किए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक समन्वय और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुए, यानी जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि सांस्कृतिक सामंजस्य, यानी नाच गाना, अपने मन बहलाने के लिए नाच गाना का प्रारंभ किया, और देख रहे हैं कि सामंजस्य स्थापित किए, यानी अपना वर्चस्व स्थापित किए कि हम बड़ा हैं, इस साम्राज्य पर हम अधिकार करेंगे, और किसी दूसरे जो राजा होते थे, जो कमजोर वर्ग के राजा होते थे, तो उन पर अपना अधिकार जमा कर, सामंजस्य स्थापित कर उसको भी अपने राज्य में क्या कर लेते थे, मिला लेते थे। तो ये सारी कब की घटना है, ये मध्यकालीन भाग की घटना है कि जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, तो जो कमजोर वर्ग के शासक होते थे उन पर अधिकार जमा कर वहां के जमीन को भी हड़प कर अपने राज्य में मिला लेते थे। तो ये तो सारी हम लोगों ने घटना पढ़ी अपने मध्यकालीन भारत में। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में आधुनिक भारत के बारे में। अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत का काल देखिएगा कि 1750 यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर अब तक, यानी जो भी हम लोग अभी तक अपने जीवन में जीवन के काल अपना व्यतीत कर रहे हैं, वहां तक ये सारी की सारी घटना क्या है जी, आधुनिक काल की है। शिक्षा व्यवस्था, यानी जो भारत के लोग थे, यहाँ पर क्या थी, भारतीय सभ्यता से शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्या थी बाबू, यानी यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था थी वह आधुनिक काल में शिक्षा व्यवस्था भारतीय सभ्यता पर प्रदान थी। लेकिन जब हम लोग कुछ समय बीता, यानी हम लोग जब मॉडर्न यानी आधुनिक भारत की बात करें तो कुछ समय बीता, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा पश्चिमी देश है, जो पश्चिमी देश द्वारा नए विचार और नए प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए गए, यानी नया विचार और नया प्रशासनिक, यानी वहां पर शासन व्यवस्था, जो पश्चिमी देश से लोग आए, भारत में अंग्रेज आए, पश्चिमी देशों से जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ की कानून व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। यानी क्या क्या बाबू कि यहाँ के कानून व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, और साथ ही साथ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संचार व्यवस्था हो या आवागमन की सुविधा में क्या करने लगे, वो अपना हुकूमत चलाने लगे। यानी जो यहाँ के हमारे संस्कृति थी, जो हमारे यहाँ के संस्कृति सभ्यता थी, तो उन्होंने अपने रूल के अनुसार यहाँ पर चलाने लगे। यहाँ पर सभी कानूनों पर सभी, जैसे कि हम लोग जिस तरह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो सारी सुविधा पर उन्होंने रोक लगाकर वहाँ के यानी इंग्लैंड के जो कानून था उसको यहाँ पर थोपने लगे। जो हमारे यानी कुछ समय जैसा कि हम जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, यानी पूरे साम्राज्य पर यानी पूरे भारत पर वो दबाव डालने लगे और अपना कानून स्थापित करने लगे। तो आखिरकार जब ये कानून व्यवस्था को देखते हुए तो यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी का जन्म हुआ, यानी भारत में कुछ क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जिसके बदौलत हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजाद होने के बाद से हमारा देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेज आए थे तो हमारे कानून व्यवस्था को क्या कर देते, छितिर बितिर कर देते। यानी इस किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पर कानून व्यवस्था होना जरूरी है। तो हमारे देश भारत में क्या हुआ कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद से यहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान के अनुसार और संविधान के बनाए कानून के अनुसार हमारा देश आज भी उसी कानून पर चलता है। तो ये तो था हमारा ये आधुनिक मॉडल, जो भी हम लोग यहाँ पर अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सारे के सारे घटना क्या है जी, आधुनिक मॉडल के ही देन है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, यानी जो हमारा मानव जाति है इसका इतिहास हम लोग कैसे जानते हैं, इसको कैसे हम लोग जानेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर, यानी जो भी हमारा अतीत में पुस्तक लिखी गई है उसे पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, इतिहास जान सकते हैं। यानी हमें अगर इतिहास जानना हो तो हमारे अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई है उसे भी हम लोग पढ़कर इतिहास को जान सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट देख रहे हैं कि पांडुलिपि, यानी जो उस समय क्या होता था कि संस्कृति हो, विचार हो, अभिव्यक्ति हो, उसको हाथ से लिख दिया जाता था। यानी पहले जमाना में क्या किया जाता था, उसको हाथ से लिख दिया जाता था और उसको लिखने का काम ताम्रपत्र या भोजपत्र पर किया जाता था, जिसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। यहाँ से एक फैक्ट निकल कर आता है बाबू कि पांडुलिपि किस पर लिखा जाता था, तो आपका आंसर होगा कि पांडुलिपि पर जो लेख लिखा जाता था वह भोजपत्र या ताम्रपत्र का बना होता था। किसके बना होता था बाबू, तारपत्र, यानी जो तार होता था वो बड़ा बड़ा पत्ता वाला जो तार होता था उस पर क्या किया जाता था, हाथ से उसको लिखा जाता था। और भोजपत्र की बात करें तो जो भोज खाने वाली, जो भोज हम लोग करते हैं तो बड़ा बड़ा सा पत्ता होता था, उस पर भी क्या होता था, उस समय लिखने का कार्य होता था, जो उससे हमें क्या होता है, अतीत की जानकारी मिलती है। उसके बाद से देख रहे हैं कि जो पांडुलिपि होता है, पांडुलिपि को हाथ से लिखने के कारण इसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पांडुलिपि क्या है, तो जो पत्र पर, यानी जो जिस पर अभिलेख, यानी जो अभिलेख हाथ के माध्यम से लिखी गई हो उसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा है कि कुछ अभिलेख के माध्यम से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। यानी कुछ अभिलेख होता है जिसे हम लोग पत्थरों पर या ताम्रपत्र या तांबा पर, धातु पर उसे क्या किया जाता है, नुकीले पदार्थ से गोद गोद कर उस पर लिखा जाता है और इस अभिलेख को किसी चौराहे पर लगा दिया जाता है। यानी वो पहले के जमाना में तो कोई ट्विटर नहीं था और ना ही कोई फोन था, तो कोई आपका संदेश भेजना हो या आपका कोई शासन लागू करना हो तो उसको क्या करते थे कि ताम्रपत्र को क्या करते थे, गुदवा देते थे। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ये तांबा का ये क्या हो गया कि ये पत्र हो गया, तो इस पर अपना संदेश गुदवा देते थे और गुदवाने के बाद से इसको क्या करते, चौराहा पर लगा देते थे, जिससे क्या होता था कि वहां से जाने वाले जो नागरिक होते थे उसको पढ़कर, यानी ताम्रपत्र पर लिखे अभिलेख को पढ़कर वहां की कानून व्यवस्था को वो अनुसरण करते थे, पालन करते थे। तो ये काम क्या होता था, यानी वो शासन को चलाने में और अपने संदेश को भेजने में काम करता था। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो सिक्का एवं मुहर, जो राजा होते थे तो उनके पास सिक्का होते थे, उनसे भी, और उनके पास जो मुहर होते हैं उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और जानेंगे कि जो हमारा अतीत में बनाए हुए सामान थे, मृत भांड थे, उस पर भी हमें, उसको अध्ययन करने से हमें क्या मिलता है, इतिहास की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ये मृत भांड है वह किस रंग का बना है और इसका उत्खनन कहाँ से हुआ है, इसके बारे में भी हमें जानकारी इतिहास से भी मिलता है। और उसके बाद से हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान पर खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ मिले हैं। यानी अगर चंद्रगुप्त मौर्य की जो हमारा स्तंभ की बात की जाए तो ये खुदाई के माध्यम से पटना एक जगह है जहां पर, यानी बिहार के राज्य पटना एक जगह है जहां पर खुदाई करने से स्पूनर कुम्हार नामक एक खुदाई करवाया तो उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या मिला, एक स्तंभ मिला और साथ ही साथ कुछ वहां पर हाथी के टूटे हुए सोने के अस्थि उसको क्या बोले, अस्थि मिला, यानी उसका भाग मिला। तो इस तरह हम खुदाई के माध्यम से भी जान सकते हैं कि हमारा अतीत कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था। ठीक है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करने वाले हैं रेडियो कार्बन विधि। यानी रेडियो कार्बन विधि में क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब बात कर लेंगे रेडियो कार्बन विधि। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि रेडियो कार्बन विधि में क्या है कि रेडियो कार्बन, यानी ये तिथि निर्धारण का कार्य करती है। रेडियो कार्बन विधि क्या करती है, यह तिथि निर्धारण का कार्य करती है। यानी सारे वस्तु एक प्रकार का रेडियो कार्बन धार्मिक विधि में क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। यानी सारे वस्तु क्या होते हैं, सारे वस्तु एक प्रकार का रेडियो धार्मिक पदार्थ हैं जो कार्बन 14 कहलाता है। यानी वो सारे के वस्तु, जो भी हम लोग वस्तु देखते हैं वो सारे की सारी में क्या होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं कि रेडियो कार्बन धर्मी विधि उसमें रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि रेडियो धर्मी वे पदार्थ होते हैं जिन्हें निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। यानी रेडियो धर्मी पदार्थ की बात की जाए तो उसमें से क्या होते हैं कि छोटे छोटे कण निकलते हैं जो वह वस्तु क्या करता है, उसे अवशोषण करता है, यानी लेता है।
जब वो वस्तु जिंदा रहता है, चाहे वो मनुष्य की बात करे चाहे वो पेड़ पौधा की बात करे, तो वो क्या करता है, और वो रेडियो कार्बन धर्मी विधि वो अपने अंदर ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वह मर जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह क्या करता है, जिस दर से लिया है, जिस निश्चित दर से लिया है, वैसे ही वो क्या करता है, धीरे धीरे छोड़ता है। यानी धीरे धीरे छोड़ता है तो उसका आंकलन उसी विधि से किया जाता है, यानी वो जितना दर से वो छोड़ रहा है तो इससे आंका जाता है कि हो ना हो इसका समय इतना साल हो गया है। तो हम लोग उस तरह ज्ञात कर लेते हैं, कोई भी वस्तु को ज्ञात कर लेते हैं कि उसका वर्ष यानी वह कितने साल का है, वह कितना साल पुराना है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि तिथि का मतलब, यानी तिथि का मतलब, तो पहले हम लोग तिथि जो प्राचीन काल में हमारे देश में शक संवत और विक्रम संवत पर आधारित थी, यानी हम लोग पहले तिथि का निर्धारण किस पर करते थे, शक संवत और विक्रम संवत पर आधारित थी। लेकिन हमारे ईसा मसीह के जन्म हो जाने पर हमें ईसा मसीह के जन्म के अनुसार हम लोग क्या करने लगे, तिथि का निर्धारण करने लगे। यानी ईसा मसीह के जन्म को हमने शून्य माना, और ईसा मसीह के जो जन्म के पहले की घटना घटी तो उसे हम लोग ईसा पूर्व माना, और ईसा मसीह के जो बाद की घटना यानी जन्म के बाद की घटना घटने लगी, यानी अब उनका जन्म हो चुका है और उसके बाद से जो घटना घटने लगी तो उसे हम लोग ईसवी माना। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसको हम लोग शून्य माने हुए हैं। क्या माने हैं बाबू, यहाँ पर शून्य माने हुए हैं। और ईसा मसीह के जन्म के जो पहले की घटना घटी है, यहाँ पर जो हम लोग को पहले की घटना घटी है, इसे हम लोग बीसी से इंडिकेट करते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है बाबू, बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बीसी कहते हैं। आप इसे चाहे तो ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, यानी ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसे आप चाहे तो हिंदी में क्या कर सकते हैं, ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना घटी है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। उसके बाद से हम लोग जब ईसा मसीह का जन्म हो गया, यहाँ पर हम लोग उसको शून्य से निर्धारित किए हुए हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना घटेगी उसे हम लोग एडी से इंडिकेट करते हैं, यानी एडी का अर्थ होता है ईसवी। ठीक है, एडी का अर्थ होता है बाबू ईसवी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एडी का इंग्लिश क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, जो इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कितना वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 383 ईसा पूर्व। वैसे ही जो हमारा ये कोरोना काल घटना घट रहा है, तो ये इसको हम लोग किस तरह कहेंगे, तो यानी 2021-22 में कहेंगे, 2020-21 में कहेंगे कि ये हमारा क्या हुआ जी, इसको हम लोग ईसवी बोलेंगे। और जो पहले की घटना घटेगी यानी जो प्राचीन काल की घटना घटेगी उसे हम लोग ईसवी बोलेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ईसा पूर्व कहेगा यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, और ईसवी कहेगा तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने रेडियो कार्बन विधि और तिथियों का मतलब पर हमने आकलन कर लिया, जो कि ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। आप चाहें तो इसे अपने समझने के लिए नोट कर सकते हैं, जो कि इस तरह है। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, जो एकदम सिंपल सा, यानी ये जो हमारा जीरो है वो क्या है, ईसा मसीह के जन्म के समय की घटना है, और इधर जो घटेगा वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना घटेगा, इधर जो घटेगा ईसा मसीह के पहले की घटना घटेगा। उसके बाद से अब हम लोग जानेंगे, अब बात कर लेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि पर। तो हम जानते हैं कि जो हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वह क्या है जी, प्राचीन से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। यानी जो हमारा भारत की मानचित्र है, भारत का भौगोलिक रूपरेखा है, उसको क्या करना है, उसको समझना अनिवार्य है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में, यानी 4 भागों में उसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट हमारा है कि जो उत्तर में पर्वतीय प्रदेश तराइन के जंगलों से प्रारंभ होकर सिक्किम हिमालय तक लेते हैं, यानी ये सिक्किम हिमालय तक लेते हुए ये क्या है जी, हमारा उत्तरी भाग है। यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सिक्किम क्या है जी, ये उत्तरी भाग है। तो यहाँ पर क्या है जी, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यानी उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो उत्तर भारत के मैदान और भूमि बहुत ही उपजाऊ है और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर खेती करना बहुत ही
लाभकारी साबित होता है। यहाँ पर क्या है जी कि इसमें सिंध और गंगा, यमुना और सहायक नदियाँ सिंचाई के काम में आती है। यानी यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, जो हिमालय से नदियाँ निकलती है, तो ये क्या करती है, यानी इस भूमि को सिंचित करते हुए निकलती है। तो जिससे क्या होता है कि नदी के किनारे खेती करने से वहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ होती है, जिससे क्या होता है वहाँ पर अधिक अन्न उपजता है। उसके कारण यहाँ पर जो समृद्ध क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ और लाभकारी भूमि है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि नीचे जो हमारा दक्षिण का पठार है, जो दक्षिण के पठार में देख रहे हैं कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। यानी भौगोलिक यानी भारत की बात करें तो जो दक्षिण में बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ी है। यानी जो विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी है जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को क्या करती है, बांटने में सहायक है। यानी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को बांटने में कौन मदद करता है, तो विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी जो भारत को दक्षिणी भारत से क्या करती है, उत्तरी भारत को पृथक करने का कार्य करती है। उसके बाद से देख रहे हैं कि जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र होता है, दक्षिणी क्षेत्र में मैदान गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है उपजाऊ मिट्टी यानी उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे कारण यहाँ पर भी अधिक खेती की जाती है और यहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ होती है। जिसके कारण यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केरल को हम लोग मसाले का नगर कहा जाता है। यानी केरल में क्या होता है कि अधिक मसाला उपजाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, कपास हो गया, पटसन हो गया, ये सारे क्या होते हैं इधर क्षेत्र में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है। और यहाँ से जो उत्तरी भारत से जो हमारा नदियाँ निकलती है उसी के माध्यम से यहाँ पर क्या होती थी, खेती होती थी। और वहाँ पर जो नदी के किनारे जो लोग बसे होते थे उससे क्या होता है, उससे यह मालूम चलता है कि हमारा जो सभ्यता थी वो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। यानी जो जो नदी के किनारे जो लोग बसे थे, तो उससे ज्ञात होता है कि जो हमारा वहाँ की सभ्यता थी यानी भारत की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। जो ये कब बसे थे, यानी इसका उत्खनन यानी इसका पता कब चला था, तो 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 ईसा पूर्व में हम लोग देखेंगे कि जो ये किस नदी के किनारे बसे थे, तो नर्मदा नदी के किनारे बसे थे। तो इससे उनको ज्ञात होता है कि उनका जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजन रेखा का काम करते हैं। यानी विंध्य के दक्षिण के में ब्राह्मणी, यानी दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ब्राह्मणी और उत्तर में क्या होते थे, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। तो महापाषाणी के में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता था कि शवों को गाड़ कर और उसके चारों बगल से पत्थर क्या किया जाता था, रख दिया जाता था। जिससे क्या होता था कि इससे उसको ये जानकारी मिलती थी कि ये जो स्थल है यानी ये जो है क्षेत्र है वह किसका क्षेत्र है, ब्राह्मणगिरी का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद से हम आगे बात करेंगे जो हमारा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का एक जगह है जिसका नाम है कोल्डिहवा और चौपानी मांडो। ऐसे स्थल है जहां पर सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। यानी वहां पर क्या हुआ है कि चावल को उगाया गया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, देश का नाम। यानी हमारा जो भारत देश है उसका नाम भारत कैसे पड़ा, इसको हम अनेक नामों से कैसे कैसे जानते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत का नाम हम लोग इंडिया या भारत अपने बोलचाल के रूप में करते हैं। यानी भारत को हम लोग भारत या इंडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से निकलता है। यानी इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो ये शब्द इंडस से निकलता है, जिससे हम लोग संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी जिसे हम लोग संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में इंडस शब्द को क्या कहा जाता है बाबू, सिंधु कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि 2500 वर्ष पहले आने वाले ईरानियों ने इसे हिंदूस अथवा इंडोस कहा। यानी जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2500 ईसा पूर्व जो हमारे यूनानियों आए और ईरानियों ने आए, तो उन्होंने इस हिंदुस्तान को इस भारत और इंडिया को इन्होंने क्या नाम दिया, हिंदूस अथवा इंडोस नाम से इनको पुकारने लगे। और इनको वो नाम कब खोज किए, तब 2500 ईसा पूर्व। उसके बाद से देख रहे हैं कि फारसी में यही शब्द हिंदू अथवा हिंदुस्तान नाम से जाने जाते हैं। यानी फारसी शब्द की बात करें तो फारसी शब्द में यही बात हिंदू अथवा हिंदुस्तान नाम से इसको जाना जाता है। यानी भारत देश की बात करते हैं। उसके बाद से दूसरी मान्यता के अनुसार हम लोग देख रहे हैं
कि इसका उल्लेख भरत नामक समूह के नाम पर पड़ा। यानी जो हमारा भारत है इसका नाम भारत कैसे पड़ा, तो भरत नामक एक समूह के नाम पर पड़ा जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे। यानी वो कहाँ के क्षेत्र, वो कौन सा जगह था जो उस समूह के नाम पर पड़ा, तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे जहाँ पर भरत नामक समूह एक क्या करते थे, वहां पर रहते थे, जिसके नाम पर यानी भरत एक समूह था उसके नाम पर हमारा भारत पड़ा। और इसका उल्लेख और भारत का उल्लेख जो है ऋग्वेद के, यानी हमारा 4 वेद है, कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले इसका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। यानी भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में कब मिलता है, तो 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। हम लोगों ने अपने अध्याय 2 कब, कहां और कैसे के सारे थ्योरम पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया और इसके सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम लोगों ने बात कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। और इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।